व्हेरी गुड, एक्सलंट, सिट डाऊन. ही फर्स्ट स्टेप आहे फिजिक्समध्ये प्रिपरेशनची, कळालं ना. इथं फिजिक्सचं प्रिपरेशन कंप्लीट झालं असं काही लोकांना वाटू शकतं, बट हे तुमचं चुकीची कन्सेप्शन आहे. बाकी सब्जेक्ट तुम्हाला जर असे कंप्लीट व्हिज्युअलाइज झाले आणि रिवाईज करून सगळे फॉर्म्युले सगळ्या गोष्टी आठवायला लागल्या म्हणजे त्यांचं वर्क संपलं, कळालं ना. बाकी सब्जेक्टमध्ये एवढंच करायचं आहे, बट फिजिक्समध्ये ही स्टार्टिंग आहे. ज्यांना हे होत नाही आहे, हे व्हिज्युअलायझेशन होत नाही आहे, प्रत्येक कन्सेप्ट, प्रत्येक टॉपिकमधला प्रत्येक पॉईंट, प्रत्येक फॉर्म्युला अशा पद्धतीने त्याची जर इमेज फॉर्म करून ते रिवाईज करता येत नसेल, बस ना बाळा, ठीक आहे, तर त्यांनी लक्षात घ्यायचं की आपण अजून स्टार्टच नाही केली आहे, कळालं ना. आपली रनिंग ऑन ग्राउंड सुरूच नाही झाली, आपला वॉर्मअपच सुरू आहे अजून. मग यानंतर ॲक्च्युअल तुमचा प्रोसेस स्टार्ट होते, कळालं ना. त्यामुळे जोपर्यंत हे कंप्लीट होत नाही तोपर्यंत बाकी कुठल्याही गोष्टी करण्याला मिनिंगच नाही आहे. आणि मी परत परत रोज तेच सांगतोय, सगळ्यांचा कॉमन प्रॉब्लेम आहे आणि रिझल्ट न येण्यामागचं सगळ्यात मोठं रिझन तेच आहे. तर तुम्हाला माहीत असेल की जे सक्सेसफुल होतात ते डिफरंट काही नाही करत, फक्त त्यांचा वे डिफरंट असतो. मग आपलं होतं काय की आपण एक टॉपिक जसं NLM कधी स्टार्ट झाला आपला, 2 वीक झाले कंप्लीट, अजून 1 वीक लागेल आपल्याला, म्हणजे 15 डेज, ज्यामध्ये 1.5 आवर लेक्चर पर डे आणि याच्यापेक्षा जास्त टाईम तुम्ही सेल्फ स्टडीमध्ये त्याची प्रॅक्टिस करताय. म्हणजे नियर अबाउट मोर दॅन 50 to 60 आवर्स तुम्ही एका टॉपिकसाठी आता दिलेत प्रिपेअर करायला. बट हे जर तुम्ही रिवाईज केलंच नाही तर लक्षात घ्या, आफ्टर 15 डेज याच्यामधलं फक्त जो आपण कंटेंट प्रिपेअर केला होता 10 to 20% आपल्यासोबत राहणार आहे. आणि हेच जर 4 मंथसाठी जर तुम्ही ब्रेक घेतला, 4 मंथ नंतर कळेल परत NLMचे 2-4 क्वेश्चन येतात, बाकी काही आठवतच नाही, कळालं ना. तर हे होऊ नये यासाठी रेग्युलर ही रिव्हिजन, व्हॉइस नोट्स गरजेच्याच आहेत. ह्या केल्या तर त्याचा ॲडव्हान्टेज तुम्हाला कळणार आहे. पण मी सांगितलं की लगेच नाही, 21 डेजसाठी तुम्हाला वेट करावं लागेल. वेट फॉर 21 डेज. तुमच्या लक्षात येईल की थेरी रीड करायची गरजच नाही आहे. 90% वर्क तुमचं कंप्लीट झालं आहे. 10% काय करायचं आपल्याला, फक्त क्वेश्चनची प्रॅक्टिस करायची. बट आपलं होतं काय, प्रत्येक वेळी फिजिक्सचा टॉपिक रिवाईज करायचा म्हटलं की आपली सुरुवात रीडिंगपासून होते. रीड करायला लागल्यानंतर आपल्याला आठवतं, अरे हा हे झालं होतं क्लासमध्ये, हे झालं होतं की नाही, मग आपण कन्फ्यूज होतो. बट आता कन्फ्युजनचे चान्सेस संपले. कोणी म्हटलं सर हा पॉईंट झालाच नव्हता, आपल्याकडे रेकॉर्डेड लेक्चर आहे, या लेक्चरमध्ये एवढ्या टाईम नंतर तो पॉईंट झालेला आहे म्हणून. त्यामुळे हे तुम्ही स्वतःच्या प्रिपरेशनवर थोडंसं फोकस करा आणि याचे खूप जास्त ॲडव्हान्टेज भेटता बेटा. हे तुम्ही करा, फक्त ट्राय. असं करत राहिलो ना आपण, एक दिवस असा येईल ज्या दिवशी आपला सिलेबस कंप्लीट झालेला असेल ॲट द एंड ऑफ मार्च और एप्रिलच्या 2nd वीकमध्ये, त्यानंतर या व्हॉइस नोट्समध्ये तुमच्या लक्षात येईल की 30 मिनट्समध्ये मेजरमेंट से लेके सेमी कंडक्टर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विदिन 30 मिनट्स इटसेल्फ. मग जर थेरी आपली कंप्लीट प्रिपेअर आहे, सगळे ॲप्लिकेशन, सगळे फॉर्म्युले आपले जर लर्न आहेत, तर रिमेनिंग टाईम द्यायचा कशाला आपल्याला, फक्त क्वेश्चन सॉल्व करायला. आणि क्वेश्चन सॉल्व करण्याचे नंबर आपले एवढे आहेत क्लासमध्ये, है ना. प्रिंटेड मॉड्यूल आहे, त्यामध्ये पर टॉपिक ॲटलीस्ट 600 क्वेश्चन्स आहेत आणि ते प्रत्येक क्वेश्चन्स आपण इथं सॉल्व करून घेतोय. एकदा नाही, 2दा 3दा ते रिव्हिजनमध्ये होत आहेत. मग हे 600 मिनिमम होत आहेत. टेस्टमध्ये येणारे MCQ वेगळे आहेत, म्हणजे 1000च्या आसपास पर टॉपिक MCQ तुम्ही सॉल्व करणार आहेत. एवढी प्रॅक्टिस केल्यानंतर ॲट द एंड काही राहतच नाही. पण हे जर सिस्टमॅटिक वेनी जसं इथं प्रिपेअर होतं आहे, इथं शिकून कंप्लीट होतं आहे, तर जर तुमचं प्रिपेअर करून कंप्लीट झालं तरच त्याचं आउटपुट येणार आहे. नाही तर सिलेबसमधले 4 टॉपिक आपले संपले, रिमेनिंग 14 टॉपिक असेच संपतील, पण तुम्ही जिथं आहात तिथंच राहणार आहे, कळालं ना. आणि टेम्पररी वर्कवर फोकस करू नका. वीकली टेस्ट आहे मंडेला, मग सॅटर्डे संडे काहीच नाही करायचं. फक्त काय, ज्या ज्या टेस्ट आहेत, फिजिक्सचे टेस्ट काही वाटत नाही, रोजच होते, बरोबर आहे की नाही. त्याचं काय म्हणजे स्पेशालिटी काही राहिलीच नाही, बरोबर आहे नाही. रोज उठलं टेस्ट द्यायचीच आहे, त्यासाठी वेगळं प्रिपरेशन करावं लागत नाही. त्यामुळे 2 प्रकारचे माइंडसेट, एक टेस्टची भीती आणि दुसरं टेस्टसाठी प्रिपेअर करण्यात जे तुमचं हॅबिट आहे ते बंद झालं. करायचं ठरवलं तरी तुम्ही फर्स्ट टॉपिकपासून सगळं प्रिपेअर नाही करू शकत. मग आपल्याला डिसिजन घ्यावं लागतं, हा टॉपिक आपल्याला येत नाही ना, तो राहू दे, बरोबर आहे. आणि मी स्टार्टपासून सांगतोय, तुमचं ॲनालिसिस मला सेंड करा. मंडेपासून आपल्याला 1 जानेवारीपर्यंत त्या ॲनालिसिसवर वर्क करून फर्स्ट ऑफ जानेवारीनंतर प्रिव्हियस टॉपिकमधल्या कुठल्याच कन्सेप्टवर कुठंच प्रॉब्लेम नको आहे, कळालं ना. आणि मंडे नंतर जानेवारीपर्यंत जर तुम्ही या गोष्टी सबमिट नाही केल्या, त्यावर वर्क नाही झालं, तर लक्षात घ्या माझ्याकडे तर टाईम आहे, तुमचा टाईम कमी होत चाललेला आहे, कळतं आहे ना. कारण आपल्याला नीटच्या एक्झामच्या 1 मंथ बिफोर फ्री व्हायचं आहे फिजिक्समधून, आणि ते करायचं असेल तर या मेथडने गेले तर हे काय होईल, सायमल्टेनियसली तुम्हाला कळेल, बरोबर आहे की नाही. आता जे 100% फॉलो करतात त्यांना त्याचा ॲडव्हान्टेज माहिती आहे की डायमेन्शन्स एरर असेल, 1D असेल, 2D असेल, आणि NLM जेवढा आतापर्यंत झालेला आहे तो 100% प्रिपेअर आहे, ठीक आहे. काही क्वेश्चन सॉल्व नाही होत, बट असं काही नाही की ती थेरी रीड करावं लागेल, काही ॲप्लिकेशन, काही फॉर्म्युले माहीत नाही आहे. मग ही सिच्युएशन आपली असली पाहिजे, कळालं. चलो, तो NLM का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो था ऑलमोस्ट हमारा डिस्कस होके कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने क्या क्या देखा था. एकदम सिंपल, बघा ब्रेन किती भारी वर्क करतो, सगळं सिक्वेन्सनी, जसं जसं आपण पर डे लेक्चरमध्ये स्टडी करत होतो तेच आपल्याला इनपुट ब्रेन देतो, हे की नाही. स्टार्ट हुआ था फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ क्या होता है लिनियर मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, एस यूनिट ऑफ लिनियर मोमेंटम kg मीटर पर सेकंड, डायमेंशंस
It is a vector quantity directed in the same direction as the top velocity. Then change in momentum, क्या होता है फाइनल मोमेंटम माइनस, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में जा रही है वेलोसिटी चेंज होगी तो चेंज इन मोमेंटम बनेगा m इन ब्रैकेट v माइनस यू. जब बॉडी वॉल पे जाके रिबाउंड होके वापस आ रही है तो m इन ब्रैकेट v प्लस यू. एंड अगर वेलोसिटी सेम है रिबाउंड की तो टॉइस ऑफ mu. एंड अगर एंगल थीटा है तो टॉइस ऑफ mu कॉस ऑफ. मग मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम रिलेटेड जर क्वेश्चन आलाय तर ते काय करणार, m चेंज करणार, u चेंज करणार, थीटा चेंज करणार. ह्या चेंजेस सोडून दुसऱ्या कुठल्या प्रोबॅबिलिटी पॉसिबिलिटीज नाही आहे. बट आपल्याला हेच जर फॉर्म्युले आपण जर विसरत असलो, हेच जर रोज आपल्याला बघून प्रिपेअर करावे लागत असले तर ते पॉसिबल नाही प्रिपेअर होणं. ठीक आहे ना. जसं काल आपलं 99 क्वेश्चनचं टार्गेट कंप्लीट झालं. ज्यांनी नाही केलं सायमल्टेनियसली आता उघडून बघा ते 99 क्वेश्चन, झोपडून जाईल तुमची 4 दिवस. हे काय काय आहे आणि कुठून आलं कसं आलं म्हणून. बट पर डे जो सिंपल छोटा छोटा टास्क होता, जेवण आपण थोडं थोडंच करतो ना रोज, ते डायजेस्ट होतं. आपण मंडे टू फ्रायडे खायचंच नाही, सॅटर्डेला 3 पासून बसायचं रात्री 8 पर्यंत. काय होईल का काही, थोड्या वेळ आपल्याला वाटेल की आपलं पोट भरलंय म्हणून, पण त्यानंतर कार्यक्रम होऊन जाईल. कळालं. तर हेच तुमच्या टेस्ट सोबत होतंय. तुम्ही वीकली टेस्ट आली की सॅटर्डे संडेला सगळं त्यावरच फोकस करताय. चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट देखा था, दैट इज अबाउट फोर्स. क्या होता है फोर्स, मतलब पुल और पुश. उसके बाद में इनर्शिया, क्या है 3 टाइप की इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. उसके बाद में मास, कंटेंट ऑफ मैटर इन द गिवन बॉडी इज कॉल्ड एज मास. 2 टाइप के, एक ग्रेविटेशनल, दूसरा ग्रेविटेशनल में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इनर्शियल मास में अप्लाइड फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. ठीक है. उसके बाद में क्लासिकल मैकेनिक्स में मास सेम रहेगा, लेकिन रिलेटिविटी की थ्योरी के अकॉर्डिंग मास चेंज होगा इन द मोशन विच इज गिवन बाय m डैश इक्वल्स टू m0 अपॉन रूट ऑफ 1 मायनस v बाय c का होल स्क्वेअर. आता हाच फॉर्म्युला, हाच कन्सेप्ट आपल्याला परत इलेक्ट्रोमध्ये बघायचा आहे, हाच कन्सेप्ट आपल्याला परत मॉडर्नमध्ये बघायचा आहे. त्यामुळे आता जरी यूज नसला पण आतापासून आपण त्यावर वर्क करतोय. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट एक आता न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ. ते स्टेटमेंट काही कामाचे नाही. ठीक आहे. फक्त काय सेकंड लॉ में मिला था F इक्वल्स टू dp बाई dt यानी मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है. उसके बाद में थ्रस्ट जैसी मतलब वेरिएबल मास की कंसेप्ट को हमने डिस्कस किया था. आता थ्रस्ट काहीच वाटत नाही थ्रस्ट, कळालं ना, कारण आपण 8 दिवसापासून रोज तेच ऐकतोय, तेच रिवाइज करतोय. क्या होता है थ्रस्ट, मतलब u इंटू डी एम बाई डी टी. किसी भी केस में अगर मास ऐड हो रहा है या फिर रिमूव हो रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, थ्रस्ट एक्ट होगा, विच इज गिवन बाय u इंटू डी एम बाई डी टी. उसके एप्लीकेशन देखे थे. अब जो कॉमन एप्लीकेशन है वो रॉकेट में, मशीन गन में, वाटर जेट में एंड चेन ग्राउंड पे रख रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमने डिस्कशन किया है. तो इसके ऊपर जो वेरिएबल मास एंड थ्रस्ट के प्रॉब्लम है, अगर इतनी थेरी, ये फॉर्मूले आपको मालूम है तो कहीं पे भी जाएंगे तो एटलीस्ट 60 to 70% क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने ही चाहिए. 100% मी कधीच म्हटलो नाही, है ना. इवन डेटॉल 99.99च म्हणतो, कळालं ना. त्यामुळे 100% शक्यच नाही आहे. आपल्याला 60 to 70% पर्यंतच वर्क करावं लागणार आहे. आणि रिमेनिंग 30% साठी काय करावं लागेल ते मंडेपासून कळेल तुम्हाला. कळालं ना. मंडेपासून आता हे सगळं जे आपण मॉड्यूल रिलेटेड कन्सेप्टवर वर्क केलंय हे सगळं नसणार, थेरी हीच असणार, पण तरी जे क्वेश्चन आपल्याला दिसणार आहे ते वेगळेच काहीतरी असणार. कळालं. म्हणजे 30% कधी, हे 70% आपल्याला येत असलं तर आपण नेक्स्ट पार्टमध्ये ते करू शकतो. चलो आगे नेक्स्ट. अभी उसके एप्लीकेशन, मशीन गन है तो थ्रस्ट NMV, बुलेट अगर रिबाउंड कर रही तो इनक्लाइन है तो, एंड अगर वॉल में फिक्स हो जा रही है या फिर नीचे गिर रही है तो NMV. वाटर जेट है तो रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो. वाटर जेट जो थ्रस्ट एक्सर्ट करेगा रो ए वी स्क्वायर. अगर वॉल के साथ पैरेलल स्प्लैश हो रहा है तो, रिबाउंड कर रहा है तो, वाटर जेट की तरफ वॉल, वॉल की तरफ वाटर जेट तो हो गया. रॉकेट प्रोपल्शन में अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस में चला गया तो एक्सेलरेशन, अगर ग्रेविटी में तो, एंड उसकी वेलोसिटी मासेस दी है तो. आता बघा नीट वाल्याने जर हा क्वेश्चन आला तर वहां पे जो ऑप्शन होंगे वो नेचुरल लॉग के टर्म ही होंगे, तो उसको हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं होती है. कड़ा ना. आंसर जो रहेगा वो नेचुरल लॉग ऑफ समथिंग, इसी टर्म में आंसर दिया जाएगा. एंड आपको केमिस्ट्री में भी समझ में आता है कि जब नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करना पड़ता है लॉग टू द बेस 10 में, तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो बट ये जेई के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है. तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करेंगे 2.303 में. एंड लॉग बुक एग्जाम में अलाउड नहीं है, इसलिए जो log ऑफ m0 बाई mi का रेशो आ रहा है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में प्रिंट करके प्रोवाइड करेंगे. जैसे log ऑफ 10 इज दिस मच, log ऑफ 5 इज दिस मच, तो हम क्या करेंगे बस वहाँ पे 2.303 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. बट अगर सेम क्वेश्चन नीट में आ रहा है तो एज इट इज नेचुरल लॉग के फॉर्म में रहेगा. ठीक है. उसके बाद में हम आगे देख रहे थे कि चेन है, उसको अगर हमने पर्टिकुलर हाइट से छोड़ दिया तो वेट की वजह से एक्ट होने वाला फोर्स y लैम्बडा g, थ्रस्ट की वजह से एक्ट होने वाला फोर्स
एंड टोटल फोर्स हो गया थ्रस्ट का पार्ट। आगे देख रहे थे हम जिसमें हमने फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर देखे थे, कितने होते हैं। उसके बाद में फोर्सेस इन मैकेनिक्स, फील्ड फोर्स एंड फील्ड फोर्स में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, कांटेक्ट में एक नॉर्मल कांटेक्ट एंड दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स। फिर उससे रिलेटेड शुरू किया था डिस्कशन अबाउट फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मध्ये 4-5 गोष्टी प्रत्येक ठिकाणी गेले की तेच करायचंय। काल आठवत असेल लास्टच्या लेक्चरमध्ये आपण एफबीडी ड्रॉ पण करायला सोडून दिली होती, कळालं ना। हे एका लेवलला आल्यानंतर आपल्याला कळतं की या सगळ्या गोष्टींची आपल्याला गरजच नाही आहे, पण हे स्टेप बाय स्टेप रोज जर तुम्ही वर्क करत गेले तर याचं आउटपुट आपल्याला दिसतं। ठीक है, सबसे पहले एफबीडी ड्रॉ करते टाइम एक रूल फॉलो करना पड़ेगा कि हर बार बॉडी का वेट होता है जो ऑलवेज एक्ट होगा इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। कितना एक्ट होगा, mg। एंड जब भी बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आ रही है, फिर वो सरफेस के साथ में कांटेक्ट में या फिर दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में, वहां पे क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स एक्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। एंड ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऑलवेज एक्ट होगा नॉर्मल टू द गिवन सरफेस, यानी परपेंडिकुलर टू द गिवन, मतलब सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। मतलब सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो नॉर्मल, सरफेस इंक्लाइन है तो नॉर्मल, सरफेस कर्व है तो नॉर्मल, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द कर्वेचर होगा। ठीक है, एंड कांटेक्ट फोर्स का दूसरा कंपोनेंट होता है फ्रिक्शनल फोर्स, जो आतापर्यंत अपन कंसीडर केलाच नहीं है, जिसको बोला था हमने फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स का काम, टू अपोज रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, फिर हमने सबसे पहले कंडीशन डिस्कस की थी जिसमें बॉडी इक्विलिब्रियम में थी। बॉडी इक्विलिब्रियम में इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। एंड एक्सेलरेशन 0 इसका मतलब क्या हो रहा है कि बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले जो नेट फोर्सेस है उनकी सम 0 थी। तो उसका मतलब हम क्या करते थे हर बार, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई इक्वल टू 0। और ये कंडीशन प्रैक्टिकली हर बार जो हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे या फिर जो क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बस एफबीडी को थोड़ा सा समझने के लिए हमने ये कंडीशन एज्यूम की थी। तो वहां पे हम क्या करते थे, हर बार mg डाउनवर्ड एक्ट करते थे। सरफेस के ऊपर अगर बॉडी को रखा है तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड जाती थी। उसके बाद अगर ब्लॉक के कांटेक्ट में है तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स रहेगा, लेकिन दो ब्लॉक्स अगर कांटेक्ट में नहीं है तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक तो स्प्रिंग से टाय करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों के बिटवीन स्प्रिंग को कनेक्ट करना पड़ेगा। म्हणजे 3 गोष्टी सोडलं की 2 ब्लॉक मध्ये काही नसतंच, एक तर नॉर्मल कॉन्टॅक्ट फोर्स, नाही तो टेन्शन इन द स्प्रिंग, नाही तो स्प्रिंग। 3 गोष्टी सोडून आपल्या फिजिक्स मध्ये तरी आपण दुसऱ्या अजून कशाने, म्हणजे मध्ये पवन ठेवला आणि पवन इकडे ब्लॉक पकडला असं काही घेत नाही। घेतलं तर आपल्याला म्हणावं लागेल पवन इज मासलेस, तो कॅल्क्युलेट द टेन्शन डेव्हलप इन द बॉडी ऑफ द पवन। कळालं, म्हणजे ती स्प्रिंग सारखी केस होईल, म्हणजे एकदम स्पेसिफिक आहे की याच्यामध्ये बॉडी कॉन्टॅक्ट मध्ये आली तर नॉर्मल कॉन्टॅक्ट फोर्स। और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कैलकुलेट करते टाइम हम वहां पे केयर क्या लेते हैं कि बॉडी जो एक्सर्ट कर रही है उसको कंसीडर, बॉडी के ऊपर जो एक्सर्ट होने वाला है उसको ही कंसीडर करना है। अगर वहां पे स्ट्रिंग आ गई तो जो टेंशन होगा इट विल ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। उसमें कंडीशन है, अगर स्ट्रिंग को मासलेस बोला है हर बार मासलेस ही रहेगी, तो टेंशन विल बी सेम एट एवरी पॉइंट। बट अगर एक्सेप्शनल केस में मास है ऐसे बोला तो क्या होगा, हमें मास पर यूनिट लेंथ इनटू गिवन लेंथ करके उसका मास कैलकुलेट करके फिर एफबीडी ड्रॉ करके सारी प्रोसेस सेम करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर स्प्रिंग को रिप्लेस करके वहां पे स्प्रिंग दी है तो वहां पे क्या होगा, जो स्प्रिंग है उसमें भी टेंशन डेवलप होगा एंड इस टेंशन की वजह से वहां पे स्प्रिंग का एक तो कॉम्प्रेशन होगा, नहीं तो इलांगेशन होगा, एक्सपांशन होगा, वहां पे डेवलप होगा रिस्टोरिंग फोर्स। तो हम वहां पे टी को रिप्लेस करेंगे बाय यप यानी केएक्स, और वहां पे उस केएक्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कंडीशन क्या है कि अगर हम स्प्रिंग को एक्सटर्नली कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो एक्सपांड होने के लिए एक्ट होंगे, स्प्रिंग को अगर एक्सपांड कर रहे हैं तो कॉम्प्रेस करने के लिए एक्ट होंगे, कौन, केएक्स वाले कंपोनेंट। ठीक है, फिर ये सारी बातें हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिस्कस की थी, है ना, डे बिफोर यस्टरडे। उसी प्लेन को हमने क्या किया, इंक्लाइन बना दिया, और वहां पे न्यू कंसेप्ट आ गई कि मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। अब स्मूथ है इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं है, वो मंडे के बाद आएगा। ठीक है, तो वहां पे इंक्लाइन प्लेन पे चेंज क्या होता है, वेट तो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, उसमें चेंज नहीं होगा, लेकिन जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है अभी वो वर्टिकली अपवर्ड नहीं रहेगा, वो नॉर्मल टू द इंक्लाइन सरफेस आएगा। इसके लिए हमने क्या किया था, वेट को रिजॉल्व किया था 2 कंपोनेंट्स में, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एक पैरेलल टू द सरफेस। असं का आपण फर्स्ट डे पासून तेच करत आलोय। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स के 2 ही कंपोनेंट लेते हम, हॉर्स कार्ट में भी वही था, फिंगर से प्रेस कर रहे थे तभी वही था, चलने की प्रोसेस में भी वही था कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के 2 कंपोनेंट, एक फ्रिक्शनल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस एंड दूसरा
नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। तो यहाँ पे हमने दो कंपोनेंट में वेट को रिजॉल्व किया था, कॉन्टैक्ट फोर्स को नहीं, वेट को रिजॉल्व किया था, जिसमें एक पैरेलल टू द सरफेस था, एक नॉर्मल टू द सरफेस था, और जो नॉर्मल टू द सरफेस है वो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करता था, इसलिए इंक्लाइन सरफेस आ गया। तो हर बार क्या होगा, n इक्वल्स टू mg cos ऑफ थीटा। तो वहां पे अगर ब्लॉक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वहां पे ड्राइविंग फोर्स बनेगा mg sin थीटा। कौन बनेगा, mg sin थीटा। उसके ऊपर से हमने देखा था कि एक्सेलरेशन बनता है g sin थीटा। फिर ब्लॉक को ग्राउंड पे आने के लिए कितना टाइम लगता है, 1/sin थीटा, व्हेरी गुड, रूट ऑफ 2h/g। हे सगळं आपल्याला आठवतंय, त्याचं रिझन एकच आहे, व्हॉइस नोट्स, कारण त्या निमित्ताने आपल्याला तो टॉपिक बघावाच लागतो आणि रिवाइज करावाच लागतो, अदरवाइज हे सगळं आठवणं पॉसिबलच नाही आहे, टाइम कुठं होता, बरोबर है कि नहीं। देन वेलोसिटी विथ विच बॉडी स्ट्राइक द ग्राउंड, रूट ऑफ 2gh, और उससे पहले क्या था, h नहीं दिया तो 2gl साइन ऑफ थीटा, ठीक है। फिर वहाँ पे सेम प्रोसेस हमने अप्लाई कर दी कि इंक्लाइन सरफेस के ऊपर ब्लॉक आएंगे, एक तो ब्लॉक के कांटेक्ट में ब्लॉक होगा, नहीं तो ब्लॉक कनेक्टेड टू स्प्रिंग होगा, नहीं तो ब्लॉक कनेक्टेड टू स्ट्रिंग होगा। और उसी के एप्लीकेशन हमने डिस्कस करने के बाद कल के लेक्चर में और एक कंसेप्ट शुरू की थी, जिसमें क्या था, पुली। पुली में पहले कंस्टेंट मोशन को डिस्कस किया, वहाँ पे बस कंडिशन क्या है कि जॉमेट्रिकल कंस्टेंट प्रोव्हाइड करता है लेंथ, कारण लेंथ धरून ठेवतो ना ब्लॉकला, त्या लेंथला आपण चेंज नाही करत, म्हणून लेंथ कॉन्स्टंट आहे, ती फक्त इन टर्म्स ऑफ ईच ब्लॉक का डिस्टेंस फ्रॉम सर्टन रेफरेंस लाइन आपल्याला कैलकुलेट करायची है। एक बार लेंथ आ गई तो क्या करना है, डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी डिफरेंशिएट करेंगे, तो वहाँ से हम एक्सेलरेशन बिटवीन द ब्लॉक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद में सबसे सिंपल पार्ट देखा था एटूड मशीन, जिसमें हम क्या करते हैं, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट करने के लिए नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट मास, एंड उसके ऊपर से कोई भी टेंशन अगर रिक्वायर्ड है हम उसको कैलकुलेट करते थे, ठीक है। जैसे कि आपको बोला है कि यहाँ पे एक ब्लॉक है और ये कनेक्टेड टू स्प्रिंग है, स्प्रिंग एक रिजिड सपोर्ट में कनेक्ट की है, और ये ब्लॉक का मास आपको दिया है 20 kg, इंक्लिनेशन है 30 डिग्री। तो यहाँ पे अगर इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है और इक्विलिब्रियम में स्प्रिंग का जो है 0.4 मीटर इतना डिस्प्लेसमेंट है, कैलकुलेट फोर्स कांस्टेंट। क्वेश्चन कळाला, इंक्लाइन सरफेस से ब्लॉक है, उसको अभी स्प्रिंग से टाई करके रखा है और आपको बोला कि इक्विलिब्रियम है, मतलब ब्लॉक मोशन में नहीं है, बस उसका जो होने वाला डिस्प्लेसमेंट है किसका, स्प्रिंग का, वो कितना है 0.4 मीटर। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कितना होगा या फिर फोर्स कांस्टेंट कितना होगा, 250 का है, यूनिट का है, न्यूटन पर मीटर। क्या होगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, मतलब एक्सेलरेशन है नहीं, हमें मालूम है कि ब्लॉक के ऊपर पैरेलल टू द सरफेस एक फोर्स एक्ट होगा, कौन होगा, mg sin थीटा, इसको जाने नहीं दे रहा है, वो कौन है, फोर्स है, स्प्रिंग का फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है। यानी इक्वेशन क्या बनेगा, F माइनस mg sin थीटा इक्वल टू 0, कारण इक्विलिब्रियम होतो, यानी कि F इक्वल्स टू बनेगा mg sin ऑफ थीटा, बस इसी F को हम बोलते हैं एज ए kx। तो यम कितना है 20, g कितना है 10, 200 इंटू 1/2 मतलब 100, तो ये 100 इक्वल्स टू हो गया k इंटू एक्स, तो k बनेगा 100 अपॉन x मतलब 0.4, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1000 अपॉन 4 यानी 250 न्यूटन पर मीटर। वेरी गुड। अभी आगे उसके एप्लीकेशन देखे थे कि स्प्रिंग को बैलेंस करके वो स्प्रिंग बैलेंस देंगे, स्प्रिंग बैलेंस क्या करेगा, यही फोर्स मेजर करेगा, या फिर वहां पे वेइंग मशीन देंगे, वेइंग मशीन में क्या होगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मेजर होगा। उसमें कंडीशन हमने देखी थी कि अगर नॉर्मल ग्राउंड पे रखा है तो क्या होता है, ट्रू वेट एंड एक्चुअल वेट सेम होता है, ट्रू वेट एंड मेजर्ड वेट क्या होता है, या फिर एपरेंट वेट एंड ट्रू वेट क्या होता है, सेम होता है। बट अगर उसको हमने प्लेस किया है लिफ्ट में तो क्या होता है, हर बार वहाँ पे कंडीशन चेंज होती है। और कैसे चेंज होती है, अगर लिफ्ट मूविंग अपवर्ड है विथ एक्सेलरेशन 0 तो इक्वल, अगर मूविंग अपवर्ड विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 4 मीटर पर सेकंड है तो इक्वल, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है अपवर्ड है तो यम इन ब्रैकेट g प्लस है, डाउनवर्ड है तो, ठीक है। ये किसके लिए एप्लीकेबल था, लिफ्ट में वेइंग मशीन के लिए। सेम केसेस एप्लीकेबल फॉर स्प्रिंग बैलेंस ऑल्सो, बस लिफ्ट में एक चेंज होता है, कहाँ पे, अगर लिफ्ट का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a है विच इज ग्रेटर देन g तो क्या होगा, बॉडी वरती जाईल, फक्त नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन रिवर्स होगी एंड ये बनेगा m इन ब्रैकेट अगेन g माइनस ए, ठीक है। तो वो सारे चेंजेस होते हैं बस। नेक्स्ट, अगर आपको बोला है कि यहाँ पे एक पुली है
ये कनेक्टेड है टू ऐसे कुछ ब्लॉक्स और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में मेंटेन रखनी है। और इसके लिए आपको बोला है कि ये ब्लॉक है, इसका मास है 20 kg, ये है 40 kg एंड ये है 60 kg। और क्या बोला है क्वेश्चन में, इक्विलिब्रियम में मेंटेन रखना है, तो हमें कितना फोर्स एंड किस ब्लॉक के ऊपर किस डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। डायग्राम देखिए, ये तो समझ में आ रहा है, 20 kg को नीचे खींचना पड़ेगा, तो वो कितने फोर्स से नीचे खींचना है वो कैलकुलेट करना है। 800 न्यूटन। कैसे, हमें बस समेशन ऑफ फोर्सेज जो एम लेते थे उसको 0 बनाना पड़ेगा। अब देखो फोर्सेस कौन से है, इधर 60 + 40 1000, इधर कौन है 200 न्यूटन। तो और एक फोर्स हम अप्लाई करेंगे जैसे कि यप है, तो कंडीशन क्या है कि यप + 200 माइनस ऑफ 1000 मस्ट बी इक्वल टू 0, तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, 200 - 1000 - 800 उधर जाके प्लस 800 न्यूटन। ठीक है, मतलब कंसेप्ट वही है, बस थोड़ा सा अननोन क्वांटिटी जो रख रहे हैं उसको वो चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये कंस्टेंट मोशन, पुली रिलेटेड प्रॉब्लम, स्प्रिंग, इंक्लाइन सरफेस, टेंशन, इंसुलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एंड आई थिंक कल का होमवर्क था जिसमें 99 तक क्वेश्चन सॉल्व करके हो गए थे। अभी उसके आगे मॉड्यूल निकालो, उसके आगे जो कंटेंट दिया है, देखो मला 1 मिनट, $99 हो गया था, है ना। उसके बाद में 100। अब ये मोशन पुली का एक बार पढ़ लो, हमने पहले सॉल्व किया है, AP = A1 + A2 अपॉन 2, वही है, बस वहाँ पे क्या है क्वेश्चंस अलग अलग है। 100 से लेके 101, 102, 110, 120, 120 कितने हो गए 20 क्वेश्चंस। तो 100 म्हणजे 100 से लेके 120 तक कितने हो गए 21 क्वेश्चंस। तो ये 21 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वहां पे हमें कोई भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं पढ़नी है, वहां पे हमें कोई भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं पढ़नी है। मतलब जो हमने अब तक डिस्कस किया था उसी के ऊपर के क्वेश्चन है, बस उसके एप्लीकेशन की जो लेवल है वो सबको कंबाइन करके मिला के थोड़ी सी हायर लेवल दी है। इसलिए हम इसको 21 क्वेश्चन को क्लास में सॉल्व नहीं करेंगे। आपको मैं टाइम देता हूं कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेन्सडे, थर्सडे, फ्रायडे किती दिवस झाले 1 2 3 4 5 6 थर्सडे, ईच डे फक्त आपल्याला 4 क्वेश्चन सॉल्व करायचे, मग होतील फक्त 4च क्वेश्चन सॉल्व करायचे। ठीक आहे, तो कल संडे तो 99 to 103 म्हणजे बाकी वर्क आपण रेग्युलर वर्क मेंटेन करणार, फक्त यामधले 99 to 103 इतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करना एंड सेम डे डाउट्स क्लियर करके लेने, जो नहीं होगा वो। ठीक है, फक्त कंडिशन आहे की डाऊट जे ते काही लोकांसाठी संध्याकाळी 6 नंतर क्लियर होतील। ठीक है, बाकी दिवसभरात तुम्ही विचारू शकता, तो थर्सडे तक ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अभी नेक्स्ट पॉइंट विच इज लास्ट पार्ट फ्रॉम द NLM, दैट इज इम्पल्स। राइट डाउन इम्पल्स, इम्पल्स लास्ट पार्ट म्हणजे अजून फ्रिक्शन बाकी बरं का, पण आपण NLM ला आणि फ्रिक्शनला 2 पार्ट मध्ये डिवाइड करतोय। ठीक आहे, इम्पल्स, 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 इम्पल्स। अब ये इम्पल्स मतलब क्या होता है, उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा इम्पल्सिव फोर्स मतलब क्या होता है। एक नॉर्मल फोर्स है वो अलग है, एंड यहाँ पे बोला है कि इम्पल्सिव फोर्स म्हणजे हा फोर्सच है, बट इसकी कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या होता है इम्पल्सिव फोर्स मतलब, फोर्स इनटू टाइम। वेरी गुड, वेरी गुड, इज कॉल्ड एज इम्पल्सिव फोर्स। हाँ, वेरी गुड, फोर्स ॲट पर्टिक्युलर इन्स्टंट ऑफ टाइम। बर, अजून इम्पल्सिव फोर्स, सगळे आन्सर करेक्ट आहे, फक्त थोडेसे इकडे तिकडे आहेत। राइट डाउन इम्पल्सिव फोर्स मतलब इफ a force acts on a body for very short interval of time, if a force acts on a body for very short interval of time is called as impulsive force।
मतलब बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट तो हो रहा है, लेकिन वो जो एक्ट होता है तो उस केस में बॉडी का एंड फोर्स का कांटेक्ट अगर बहुत कम टाइम के लिए तो उसको बोला जाता है इंपल्सिव फोर्स। जैसे कि फोर्सेस इन्वॉल्व इन हिटिंग, किकिंग, कैचिंग, कळतं का? ठीक है, इसमें जो फोर्स है उनको बोला जाता है इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, अभी इंपल्सिव फोर्स में हमने यहाँ पे देखा है कि क्या होता है कि जो फोर्स एक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर वो बहुत कम टाइम के लिए होता है। तो अगर हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे टाइम है। सिच्युएशन क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें वॉल में एक खिळा आहे, तो भिंतीत आपल्याला ठोकायचा आहे, तो हॅमर लेंगे, उस नेल को पकड़ के हम क्या करेंगे, असं टच करणार का, त्याला प्रेस करणार का, काय करणार, पाठीमागून घेऊन येणार आणि मग फोर्स अप्लाई करणार, बरोबर। बट इस सिचुएशन में जो फोर्स अप्लाई हुआ था एंड अगर हम इसको ऐसे पकड़ के फिर प्रेस करेंगे, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो सेम या डिफरेंट है, डिफरेंट है, समझ में आ रहा है ना। तो सेकंड केस में जो अप्लाई कर रहे हैं वो नॉर्मल फोर्स है, जब पीछे से लेके आके फिर उसको, वेरी गुड, तो वहां पे क्या है, इंपल्सिव फोर्स है, कहते हैं ना इंपल्सिव फोर्स। या फिर क्रिकेट में बैट्समैन क्या कर रहा है, बॉल को हिट कर रहा है, ठीक है, तो हिटिंग के टाइम में जो बॉल का एंड बैट का कांटेक्ट है वो कितना टाइम के लिए होता है, एकदम नेग्लिजिबल टाइम के लिए होता है। तो वहां पे क्या इन्वॉल्व है, इंपल्सिव फोर्स इन्वॉल्व है। मतलब सिचुएशन ऐसी होती है कि फोर्स अप्लाई तो होता है लेकिन कांटेक्ट में आने के बाद फिर ये जीरो से बढ़ता है, हाईएस्ट बनता है, फिर से जीरो बनता है, एंड ये जो टाइम गैप है डेल्टा टी, ये एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। तो जो फोर्स हमने अप्लाई किया था बॉडी के ऊपर वो एक्चुअल में जब बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है वो बहुत कम टाइम के लिए अप्लाई हो रहा है, तो उस केस को हम बोलते हैं एज ए इंपल्सिव फोर्स। उसके एग्जांपल जैसे हिटिंग नेल इनटू वॉल है, या फिर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग ऑफ आइस, हाँ हाँ व्हेरी गुड, पाण्यावर काय, पाण्यावर चापट आणली की, बर अजून कोणती, साबणाच्या पाण्यावर का साध्या पाण्यावर, हाँ निकिता, हाँ वेरी गुड, बॉल हमने फ्लोर पे डाल दिया तो वो क्या होता है, फ्लोर के साथ रिबाउंड होता है, तो वो भी क्या है, इंपल्सिव फोर्स है। कळालं मग इंपल्सिव फोर्स काय असतो, बेटा फोर्सच असतो, फक्त काय असतो ना, थोड्याशा वेळासाठी ऍक्ट होतो। हे लिहायचे, डायग्राम ड्रॉ करायची, ग्राफ झाला का, बरं। बट बेसिकली क्या होता है, ये इंपल्सिव फोर्स जो है बॉडी के कांटेक्ट में था फॉर टाइम इंटरवल टी ओनली। इसलिए क्या होता है कि जो फोर्स का इंपैक्ट है वो अगर हमें कैलकुलेट करना है, ग्राफ के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे ये पूरा जो एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया मतलब इस फोर्स ने बॉडी के ऊपर जो इंपैक्ट किया था वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एरिया अंडर द कर्व हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं वहां पे, एफ इंटू टी कर रहे हैं, मतलब अप्लाइड फोर्स इनटू कितने टाइम के लिए वो बॉडी के कांटेक्ट में था या फिर बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा था। तो ये एफ इंटू टी, इसका जो प्रोडक्ट है इसको हम बोलते हैं एज ए टोटल इंपैक्ट ऑफ द फोर्स। ये फोर्स नहीं है, क्या है, इम्पॅक्ट ऑफ द फोर्स आहे, लेकिन फक्त या केसमध्ये आपण इम्पल्सिव्ह फोर्सच घेतो आणि यालाच आपण नाव देतो एज ए इम्पल्स। इम्पल्सिव फोर्स डिफरेंट है, इम्पल्स डिफरेंट है। इम्पल्सिव फोर्स मतलब फोर्स जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कांटेक्ट में है, एंड इम्पल्स का मतलब टोटल इंपैक्ट ऑफ द फोर्स। तो ये कितना बनेगा, इम्पल्स डिनोटेड बाय आई गिवन बाय एफ इंटू टी, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन सेम होगी एज दैट ऑफ फोर्स। उसके बाद में ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर, डायमेंशंस होंगे, हो न्यूटन इंटू सेकंड, सॉरी न्यूटन इंटू सेकंड, डायमेंशंस होंगे L1 M1 T माइनस 1। ये हो गया इम्पल्स ऑफ ए फोर्स। एंड इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो एफ इंटू टी कर रहे हैं मतलब ये इंटीग्रल के फॉर्म में, मतलब हमें करना पड़ेगा आई इक्वल्स टू टाइम होगा T1 से लेके T2 ऑफ एफ इंटू डी टी। अगर आपको बोला है फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्या बोला है, फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, टाइम लिमिट्स होगी T1 से लेके T2 तक, तो हमें क्या मिलेगा, इंपल्स मिलेगा। ठीक है, एंड वही डेटा अगर ग्राफिकली प्रोवाइड किया है तो एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलता है, इंपल्स मिलता है। नेक्स्ट, अभी इंटीग्रेट करना है, मतलब इंटीग्रेशन में आपको देखना पड़ेगा जो भी वेरिएबल है
जब हम इसको इंटिग्रेट करते तो पवन काय करावं लागतं आपल्याला, पावर मध्ये 1 ऐड करावं लगता और तेनीच डिवाइड करावं लगता। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर f की जगह पे t आ गया तो t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाय 2। अगर 4t क्यूब आ गया उसका इंटीग्रेशन होगा t रेस टू 4 अपॉन 4। गेट कैंसल म्हणजे काय येईल, t रेस टू 4। क्लियर? सो राइट डाउन क्वेश्चन। Calculate the impulse of a force. Calculate the impulse of a force of magnitude 100 Newton. Of magnitude 100 Newton. If it acts for 2 seconds. 200 न्यूटन, व्हेरी गुड। नेक्स्ट काय केलं आपण, फक्त f इंटू टी। f कितना है 100, t कितना है 2, तो ये आ गया 200 यूनिट न्यूटन इंटू सेकंड। नेक्स्ट, इफ impulse of a force is 2000, if impulse of a force is 2000 and force acts for 0.5 second, then magnitude of force will be 4000। देखो I इक्वल्स टू क्या है, F इंटू टी। आपको I कितना दिया है, इम्पल्स 2000 इक्वल्स टू फोर्स इंटू टाइम कितना दिया है 0.5। इसका मतलब फोर्स बनेगा 4000 न्यूटन। कसं आलं, आपण डायरेक्ट डिव्हिजन आणि मल्टिप्लिकेशन केलं। ठीक आहे, नेक्स्ट, इफ अ बॉडी इनिशियली ट्रॅव्हलिंग विथ 40 सेंटीमीटर पर सेकंड, 40 सेंटीमीटर पर सेकंड, attains a velocity of 60 centimeter per second in 4 seconds. If its mass is 10 kg, then calculate the impulse applied by the body when it collides with a wall. Calculate the impulse applied by the body when it collides with wall. ब्रैकेट में टाइम ऑफ कॉलिजन इज 0.1 सेकंड। एकदम सिंपल क्वेश्चन आहे बघा। फाइव काय न्यूटन सेकंड 0.05। 0.52 अजून 3 ऑप्शन झाले। 5 × 10⁻⁻⁴, वेरी गुड। अजून देखो सबसे पहले क्या है 5, 0.05, 1.5, वेरी गुड। काय साक्षी 50, गुड। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला है फोर्स इंटू टाइम। टाइम दिया है, फोर्स नहीं दिया है। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें डेटा कुछ इस तरह से दिया है कि हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन एक्सेलरेशन आ गया तो F बनेगा m इंटू ए, और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 60 - 40 20, 20/4 मतलब 5, लेकिन कौन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन आ गया सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। असं का, क्योंकि वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में गिवन थी।
तो हमें ये एक्सेलरेशन पुट करके फोर्स कैलकुलेट करना है। मास कितना दिया है, क्या, केजी, तो 10 केजी मतलब ये 10 रहेगा, इनटू एक्सेलरेशन 5 है, लेकिन सेंटीमीटर का मीटर में करेंगे तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी फोर्स आ रहा है 0.5 न्यूटन, यानी इम्पल्स बनेगा 0.5 इंटू 0.1 यानी कि 0.05 न्यूटन सेकंड। सेम होतं, थिंक रुपेश का सेम था, सेम, ऋतुजा पण गुड, शुभम पण, पवन पण, तू 0 म्हणली ती 5, कळालं? संस्कृती, हो डायनॅमिक सांगितलं, लक्ष नाही आहे, काल परवापासून चालू आहे असंच. नेक्स्ट, जास्त अभ्यास व्हायला लागला त्याच्यामुळे असं होतंय ते. एवढा पण नाही करू बेटा, जेवढी तुमच्या बहिणीला होईल ना तेवढंच प्रिपरेशन करा. नेक्स्ट, इफ फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, if force is a function of time given by टू टी square minus 10, 2t square minus 10, then calculate the impulse of a force for 2 सेकंड. 2 सेकंड बोला, इसका मतलब इंटीग्रेशन की लिमिट्स 0 से लेके 2 तक. मनावर घेतलंय तुम्ही दोघांनी. चलो नेक्स्ट, क्या होगा, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू टाइम, बट अगर ये फंक्शन ऑफ टाइम बोला है मतलब वेरिएबल के फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम t1 टू t2, एंड ये वेरिएबल के लिए dt बनता है. अब इंटीग्रेट करेंगे तो 2t स्क्वेयर का इंटीग्रेशन, वेरी गुड, म्हणजे 2/3 ऑफ टी क्यूब माइनस 10 का इंटीग्रेशन 10 इंटू टी, लिमिट्स हो गए इंटीग्रेशन की 0 से लेके 2 तक. आता इंटीग्रेशन कसं सॉल्व केलं हे जर कोणाला कळालं नसेल नंतर बेटा, ठीक है. अब यहाँ पे लिमिट्स पुट करनी है. अपर लिमिट कितनी है, 2 का क्यूब होता है 8, तो ये बनेगा 8 इंटू 2 16/3 माइनस 10 इंटू 2 20. लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये 0 बनेगा. अब 16/3 माइनस 20, 60 माइनस 16, 44 फाइनल सांगा ना, 14.6 न्यूटन इंटू सेकंड. ठीक है, नेगेटिव आएगा मतलब इम्पल्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है. नेक्स्ट, आपको बोला है कि एक बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, एंड फोर्स अप्लाई कैसे होता है ये आपको ग्राफिकली शो किया है, जिसमें 1, 2 एंड 4 सेकंड तक बॉडी कांटेक्ट में थी. तो आपको कैलकुलेट करना है टोटल इंपैक्ट ऑफ द फोर्स. फिर से टोटल इंपैक्ट ऑफ द फोर्स कैलकुलेट करेंगे, मतलब क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है. ठीक है, क्या होगा एरिया, ट्रैपेजियम में. तो देखो कहाँ तक बोला है, 4 सेकंड में बोला है. अगर उन्होंने 1 सेकंड में बोला होता फर्स्ट केस में, तो हम क्या करते, सिर्फ इतना एरिया कैलकुलेट करते, मतलब ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना बनता 10/5 मतलब 5. सेकंड बोला होता तो हम सिर्फ ये रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करते, कितना आता ये 2 - 1 घ्यावं लागेल. एंड उसके बाद में अगर ये एरिया बोला जाता थर्ड एरिया, तो क्या करते, फिर से ट्रायंगल का एरिया है तो अगेन 10. एंड अगर पूरे 4 सेकंड का इंपैक्ट चाहिए तो 10 + 10 + 5 मतलब
25 न्यूटन इंटू सेकंड, ये बनता इम्पल्स यानी इम्पैक्ट ऑफ द गिवन फोर्स। क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। आता 1/2 आहे, पॅरलल साइड कोण आहे, एक 4 आणि ही 1, 4 + 1 5 इंटू हाइट कितनी है 10, तो कितना आएगा 25। बरोबर है ना, चेक करा था समझ में, ठीक है। तो ये हो गया इम्पल्स ऑफ ए फोर्स। अभी इससे रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल बातें। क्या होता है कि हमने यहाँ पे देखा कि इम्पल्स इक्वल्स टू है फोर्स इनटू टाइम। तो प्रैक्टिकली कभी कभी जो सिचुएशंस आती है उसमें होता क्या है कि जो इम्पल्स है वो कांस्टेंट ही रहता है, जो इम्पल्स है वो कांस्टेंट ही रहता है। तो उस इम्पल्स को कांस्टेंट रखने के बाद हमें एक तो फोर्स की रिक्वायरमेंट या फिर फोर्स का होने वाला इम्पैक्ट कम करना होता है। कड़ा लगा? कंडीशन क्या है कि एक प्रोसेस होने वाली है, कोई भी एक XYZ प्रोसेस है जिसमें फोर्स का टोटल इंपैक्ट हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब इंपल्स कांस्टेंट है। तो उस इंपैक्ट को, उस इंपल्स को मेंटेन रखने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट हम अगर कर देंगे तो क्या होगा, कम कर देंगे तो क्या होगा, हमारे एफर्ट्स कम हो जाएंगे, मतलब हमारी एनर्जी सेव हो जाएगी। या फिर इंपल्स अगर एक्ट हो रहा है कहीं पे तो उस इंपल्स की वजह से जो फोर्सेस वहां पे इन्वॉल्व होने वाले हैं उसको अगर हमने कम कर दिया तो क्या होगा, वही इंपैक्ट रहेगा, लेकिन इंपैक्ट की वजह से जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, कळतं मी काय बोललो ते आता नक्की? देखो इंपल्स कांस्टेंट रहने वाला है, तो हम क्या कर सकते हैं जिससे जो फोर्स का होने वाला इंपैक्ट है वो सेम रहेगा लेकिन फोर्स कम एक्ट होगा। वेरी गुड, टाइम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आई कांस्टेंट है तो हमें अगर एफ को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, टी को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिकेट में जब कोई भी फील्डर बॉल को कैच करता है तो कैसे कैच करता है, वेरी गुड, कैसे कैच करता है, ऑब्जर्व किया है उसको, ऐसे असा बॉल आला की तो असाच नहीं पकड़त, तो जहां पे कैच किया है धीरे धीरे उसको उसी के डायरेक्शन में लेके जाता है, असा पकड़ला वर नहीं घेऊन जात, कळालं ना, मतलब वो इंपल्स से उसको चेंज नहीं कर रहा है, बस टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ा रहा है। टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा मतलब क्या होगा, जो फोर्स बॉल उसके हाथ के ऊपर एक्सर्ट करने वाला था वो कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सेम एग्जांपल, जर आपण चुकून उडी मारलीच हाईट वरून तर काय करतो आपण, उडी मारताना आता हे लक्षात येत नाही आपल्याला, कारण नेचरमध्ये ह्या गोष्टी आपल्या इनबिल्ट असतात आणि तेच ऑब्झर्व करून आपण सिलेबसमध्ये इन्क्लूड करतो, यालाच फिजिक्स म्हणतात, कळालं ना। जे घडतं आपल्या आजूबाजूला तेच आपण ऑब्झर्व करतो, ठीक आहे, आणि त्याला सायंटिफिक रिप्रेझेंट करतो, असं नाही की ब्लड इज रेड आहे, ठीक है, चलो। जब हम जंप करते हैं तो ग्राउंड पे जब गिरने वाले तो इंस्टेंटली अपन काय करतो, पाय वर निघ, तू लहान असताना असंच केलं होतं, पायवर केले आणि पडला डोक्यावर, त्याचे परिणाम आम्ही भोगतोय आता। जब हम गिर रहे हैं ना तो हम क्या करते हैं, जो हमारे नीज होते हैं उनको बेंड करते, असं एकदम सरळ पाय ठेवून आपण जर उडी मारली MGM डायरेक्ट, कळालं ना, ऑपरेशन ब्रेकच होतील थाईज तुमची, कळालं। त्यासाठी आपण काय करतो, नीज बेंड करतो। नीज बेंड केल्यामुळे काय होतं, जो फोर्स का होने वाला इम्पैक्ट है उसका टाइम बढ़ता जाता है, ठीक है। बट हे असं नाही होत, पाण्यात उडी मारल्यावर लागतं का आपल्याला जेवढं जमिनीवर लागतं तेवढं, का बरं, परत 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 स्लोली स्लोली, व्हेरी गुड, काय बरोबर त्याचं काय असतं ना, वाटर जो है वो हमने जंप करने के बाद आए तसा रिजिड रहता नहीं, वो इलास्टिक होने की वजह से थोड़ा सा आवे नीचे नीचे जाता है। इसका मतलब जो फोर्स हमें पानी एक्सर्ट करने वाला था, कांटेक्ट बढ़ने की वजह से वो फोर्स का इम्पैक्ट क्या होता है, मतलब फोर्स कम होता है, इम्पैक्ट तो सेम है, इम्पल्स तो सेम है, ठीक है। अजून कुठं होतं असं, रेस ऑलिम्पिक में हुसेन बोल्ट असं जिंकल्या लगेच तिथं थांबून उड्या मारता का ते, का बरं, भाग रहे, मतलब इनर्शिया है, इनर्शिया की वजह से उनके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, तो वो एक्ट होने वाले फोर्स का इम्पैक्ट कम करने के लिए वो क्या करते हैं, थोड़ी देर और भागते हैं, मग हळूहळू हळूहळू थांबतात, कळालं ना। ते इनर्शिया झालं, बरोबर आहे, ठीक आहे। अजून काय, बोल बोल,
इनर्शिया की कन्सेप्ट सिमिलर ऍक्ट होती पण ती थोडीशी अलग आहे. एक्सप्लेनेशन मध्ये आपल्याला फक्त टाइम ऑफ कॉन्टॅक्ट वाढल्याने फोर्स कसा कमी होतो हे आपण डिस्कस करतोय. ठीक आहे. तर फॉर एक्झाम्पल ही विंडो आहे, याला आपण ग्लास बसवली आहे आणि याच्यावर आपण एक दगड फेकून मारला आणि या विंडोच्या ऐवजी आपण तिथे एक इलॅस्टिक काहीतरी कर्टन घेऊन आलोय आणि ते बसवलेलं आहे, मग दगड फेकून मारला तर काय होईल? कर्टन फाटेल का? आणि ग्लास फाटेल पण फुटेल पण. बरोबर आहे. का बरं असं? टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. कळालं? तो ये हो गया इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स. क्लियर? हेच आहे, नवीन काही नाही त्याच्यामध्ये कन्सेप्शन. पहिले फुटणार कसं? नाही 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 नाही, ग्लास काढले आणि कर्टन लावले आपण. कर्टन मागं जाईल ना, ते मागं जाईल म्हणजे काय होईल? जो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है वो सेम रहेगा बट अप्लाई होने वाला जो फोर्स है वो कम हो जाएगा. एंड इसके कॉर्नर स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर हमें कम फोर्स अप्लाई करके कम एफर्ट्स लगा के अगर इम्पल्स बढ़ाना है, इम्पैक्ट बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे? टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ा देंगे. कळालं ना? टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट अगर बढ़ गया तो काय काय? टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ा दिया तो फोर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी ना. कळतं का? जसं की आपल्याला खिळावर ठोकायचा आहे आणि खाली ठोकायचा आहे, सेम फोर्स ऑफ अप्लाय करके कोणतं कम्फर्टेबल राहील? कळलं ना? ठेवल्यानंतर ते तसंच राहील, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा. पण तुम्ही म्हणणार ठेवू आणि नंतर दाबू, मग काय होईल? तसं नाही चालणार. जो फोर्स अप्लाई हो रहा था ना, फोर्स का जो मोशन थी वो मोशन में टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ाना है. कळालं ना? एंड ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? फोर्स अप्लाई तो होगा, फिर से हैमर नीचे आएगा. टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट का भी मतलब वहाँ पे इम्पल्स भी कम हो जाएगा. कळालं? तो ये होता है इम्पल्स, इम्पल्सिव फोर्स. नाउ नेक्स्ट अगेन मॉड्यूल निकालो. वन 120 हो गया था, उसके बाद में क्या है? इम्पल्स है. इम्पल्स के कितने क्वेश्चंस? 3. हाँ, अभी इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स के एप्लीकेशंस हो गए. उसके बाद में एक कंसेप्ट है बघा, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड स्यूडो फोर्स. वो हम सेपरेट नहीं डिस्कस करेंगे, जहाँ पे सर्कुलर मोशन में रिक्वायर्ड होगा या फिर मोशन का डिस्कशन हम करते हैं. एकदा थेरी रीड करून बघा, आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे ते. ठीक है. तो ये कंसेप्चुअल पार्ट हो गया. उसके बाद में 125 से लेके आगे अगेन 133 तक जो क्वेश्चंस है वो अगेन पूरे टॉपिक के कॉम्बिनेशन के एप्लीकेशंस है. 125 से लेके 123 तक कितने हो गए? 8 क्वेश्चन. हे बघा, 99 टू 120 एंड अभी 125 टू 135 का 3. ये सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब इनको सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्चुअल डेटा रिक्वायर्ड है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. बट सारी कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके ये अप्लाई किए हुए क्वेश्चन है. तो जैसे हमारा थर्सडे तक ये पार्ट कंप्लीट होने वाला था, आगे के 4 दिन में हम ऑल ये 25 मतलब फ्राइडे एंड सैटरडे, तो नेक्स्ट सैटरडे तक कल से अगर शुरू करेंगे तो ये होमवर्क आपका होना चाहिए. ठीक है. तो इसी शेड्यूल्ड में आप भी सॉल्व करेंगे और मैं भी डाउट्स क्लियर करूंगा. कळालं ना? मतलब पर डे बस 4 करणे, केले तर सगळे होऊन जातील, नाही केले तर सॅटर्डेला लक्षात येईल अरे एवढे भयानक क्वेश्चन सगळे पेंडिंग राहिलेत. कळालं? ते तुमच्यावर डिपेंड करतं काय करायचं तुम्हाला. ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली एनएलएम का पार्ट ऐसे ही खत्म हो गया. अभी लास्ट पार्ट बचा है, उससे रिलेटेड तो कुछ क्वेश्चंस आते नहीं है, दैट इज सिंपल मशीन्स एंड लीवर आर्म्स, जिसको अपन अभी तक पढ़ रहे थे. उसमें बस क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज एक कंसेप्ट होती है. राइट डाउन. मेकॅनिकल ॲडव्हान्टेज हे आपल्याला एवढं लागत नाही, हे 9-10च्या सिलेबसमध्ये होऊन गेलं आहे. आठवतं का मेकॅनिकल ॲडव्हान्टेज वगैरे? नाही. ICSE CBSE नाही नाही, स्टेट बोर्डला नव्हतं. ICSE CBSE मेकॅनिकल ॲडव्हान्टेज MA. ठीक है, सोडून द्या. मेकॅनिकल ॲडव्हान्टेज मतलब क्या होता है? ॲडव्हान्टेज हो तेच. क्या होता है MA? मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट. लोड अपॉन एफर्ट काय असतं पहिले बघा. हाँ, हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो है सिंपल मशीन्स. तो मशीन मतलब काय असतं? ती 3 इडियट्स मधली डेफिनेशन नाही पाहिजे आपल्याला. ठीक है. मशीन मतलब क्या होता है? एक सिंपल डिवाइस है विच कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड फोर्स टू गेट सम ॲडव्हान्टेज. कळालं ना? कुठलाही प्रोसेस करत असताना आपल्याला काहीतरी ॲडव्हान्टेज पाहिजे म्हणून आपण काय करतो? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इनकी डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं, उसको हम मशीन बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपल्याला एक ब्लॉक दिला आहे 60 kg चा.
आणि हा आपल्याला वर उचलायचा आहे. अपन डायरेक्ट धरून उचलू शकतो किंवा इसको हम क्या कर सकते हैं, इस पुली से कनेक्ट करके यहाँ पे इस डायरेक्शन में यहाँ पे पकड़ के खींच सकते हैं. हा पवन येता, ठीक है, हा धरून ओढतो. या फिर इसी पुली को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे 2-4 पुली अप्लाई करके फिर पवन को खड़ा कर सकते हैं और पवन इसको खींचेगा. तो तीनों केस में एफबीडी ड्रॉ करके जो यहाँ पे टेंशन रिक्वायर्ड है खींचने के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे कम होगा, इसके कंपैरिजन में कम होगा. कसं आता है आपण भरपूर डिस्कस केलं आहे. यू कॅन ड्रॉ द एफबीडीज बाद में भी, ठीक है. मग इसका मतलब क्या हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि वर्क तो वही हो रहा है, मतलब हमें लोड जो लिफ्ट करना है वो सेम है, बस जो हमें एफर्ट रिक्वायर्ड है. एफर्ट मतलब क्या होता है, कष्ट, काबाड कष्ट. काय असतं एफर्ट म्हणजे, व्हेरी गुड. एफर्ट मीन्स व्हाट, वर्क इनपुट जो हम दे रहे किस लिए, इस लोड को लिफ्ट करने के लिए, या फिर इनपुट फोर्स हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे जो इनपुट फोर्स रिक्वायर्ड है तीनों केस में वो डिफरेंट है. तो इस तरह की अरेंजमेंट में हमें ये मशीन का मिलता है कुछ एडवांटेज, उसको अपन बोलते हैं एज ए मैकेनिकल एडवांटेज, दैट इज एमए. फर्स्ट सेकंड मध्ये सोपा सेम राहील पण इकडे सोपा जाईल ना, क्योंकि एडजस्टमेंट की यहाँ पे फोर्स ही कम हो जाएगा. तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज मतलब जो लोड अपन लिफ्ट कर रहे हैं अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट. एंड उसके साथ में और एक कंसेप्ट आती है दैट इज वीआर. वीआर मतलब वेलॉसिटी रेशो. आता हे ना लक्षात घ्यायचे, ॲप्लिकेशन्स कुठंच नाही आहेत, याच्या रिलेटेड कधी क्वेश्चन्स आलेले पण नाही आहेत, पण आहे रिलेटेड म्हणून आपण स्टडी करतोय. त्यामुळे याची फक्त थेरोटिकल फॉर्म्युले कन्सेप्ट लक्षात ठेवायचे, रिलेटेड क्वेश्चन दिले पण नाही, सोडवायचे पण, ठीक है. वीआर मतलब क्या है, वेलोसिटी रेशो. किसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, इसको बोला जाता है वेलोसिटी रेशो. फक्त एक एफर्ट की वेलोसिटी एंड लोड की वेलोसिटी, इनका क्या कर रहे हैं हम, रेशो ले रहे हैं. एंड इसके ऊपर से हमें मिलती है मशीन की एफिशिएंसी. क्या होती है मशीन की एफिशिएंसी, एम ए अपॉन वी आर इंटू 100, एफिशिएंसी ऑफ मशीन. बस एवढंच लक्षात ठेवायचं, संपलं. मेकॅनिकल ॲडव्हान्टेज, वेलॉसिटी रेशो अँड एफिशियन्सी. हे बघ हा लोड आहे की नाही, आणि हे इकडे कोण आहेत, काय एफर्ट. एफर्ट मग हे एफर्ट आपण घेतोय, एफर्टमुळे होणारं डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम डिवायडेड बाय या लोडचं होणारं डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम. आपण इथं व्हॅरी केलंय फक्त, या दोन केसमध्ये सेम होतं, कळलं. उससे क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है. ये सिंपल एटवुड मशीन जैसी पुली की एडजस्टमेंट है. सेम एफर्ट्स कम करने के लिए हम रॉड का, लीवर आर्म का भी यूज करते हैं. लीवर आर्म, रॉड, स्ट्रेट रॉड या फिर बेंट रॉड. फॉर एक्झाम्पल टेबलच्या पलीकडं एक गट्टा ठेवलेला आहे आणि तो गट्टा आपल्याला उचलायचा आहे, ठीक आहे, पण थोडा जड आहे. आपण त्याला डायरेक्ट उचलू शकतो, बट काय होईल, फोर्सची रिक्वायरमेंट जास्त असेल. त्याऐवजी आपण टेबलवर एक रॉड ठेवला, पलीकडे त्या ब्लॉकला कनेक्ट केलं आणि तर पवनला खाली बसून पवननी खाली जर ओढलं तर काय होईल, कम एफर्ट्स में वो लिफ्ट हो जाएगा. समझ में आ रहा है ना, मतलब क्या है, बन गई ये मशीन बन गई. व्हेरी गुड. ट्रक खड्ड्यात असते, त्याच्यामुळे वायर रोपला बांधून ते काय असतं, क्रेन. कळालं ना. तो क्रेन भी क्या कर रहा है, सेम लीवर आर्म अप्लाई करके वहाँ पे मशीन को, मतलब लोड को लिफ्ट कर रहा है, तो वो बन गई मशीन. मशीन म्हणजे काय, मी त्याच्यामुळेच सांगत नाही बरं, कळालं ना. ते परत 3 Idiots मधला आमिर खान आठवतो. आणि तीच ॲक्च्युअल डेफिनेशन. मशीन म्हणजे काय की जे आपण एफर्ट्स घेणार आहे लोड लिफ्ट करायला, जे सिंपल करून टाकतात त्यानेच मशीन. त्यामुळे मी हा पॉईंट एकदम शॉर्टमध्ये घेतलेला आहे, त्याचं ॲप्लिकेशन पण नाही आहे. काय एक्सरसाइजमध्ये काय म्हणतोय, बर हा, पण त्याच्यामध्ये काय, थांब रे, त्याच्यामध्ये एफर्ट्स कमी नाही करायचे आपल्याला, वाढवायचे एफर्ट्स. कळालं ना, विनाकारण एफर्ट्स घ्यायचे तिथून आपल्याला. चलो कळालं का काय असतं, म्हणजे मशीन म्हणजे काय, आइडिया आली कि जो हम लोड लिफ्ट करने के लिए एफर्ट ले रहे थे वो एफर्ट कम होते, कम करने वाला जो भी डिवाइस है वो मशीन बनता है.
मग एक लीवर आर्म, एक रॉड जरी असेल तरी पण तो काय है, मशीन है। यहाँ पे इस तरह से पुली की, ब्लॉक की ये एडजस्टमेंट भी कर दी, तो ये भी क्या है, कळालं ना, बस एवढंच लक्षात ठेवा। और कैसे कम होता है उसके लिए हमें एडवांटेज मिलता है, मैकेनिकल एडवांटेज। और पर्टिकुलर अरेंजमेंट में कितना मिला, कैसे कैलकुलेट करेंगे, लोड कितना था, एफर्ट कितने लिए, लोड अपॉन एफर्ट। आता फॉर एग्जांपल इस 60 केजी को अगर उठाने के लिए हमने 600 न्यूटन ही फोर्स अप्लाई किया तो दोनों सेम हो गए, लेकिन इस केस में अगर 200 न्यूटन फोर्स ने पूरा लोड जो था उसको अगर लिफ्ट कर दिया तो वहां पे क्या हुआ, जो मैकेनिकल एडवांटेज है, लोड है 600 एंड ये पर डे 200, कितना हो गया, 3 हो गया ना, मतलब एडवांटेज बढ़ गया। तो इस तरह के एडजस्टमेंट में जहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ता है उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मशीन। तो मशीन की एफिशिएंसी चाहिए तो वेलोसिटी रेशो एंड मैकेनिकल एडवांटेज, इनका रेशो इंटू 100, पढ़ लो। अभी ये जो लीवर आर्म होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक खास इंपॉर्टंट नहीं है, फक्त ऐका आणि सोडून द्या। लिव्हर आर्म होता है 3 गोष्टी असतात, एक एपर्ट्स, जसं इथं बघितला ना, एपर्ट्स मतलब हम उसको नीचे खींच रहे हैं। दूसरा होता है फल्क्रम, मतलब जिसके ऊपर हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे टेबल सपोर्ट कर रहा था, एंड उसके बाजू में पलीकट साइड कौन होता, लोड। तो ये 3 चीजें होती है। तो पॉसिबल क्या है कि हम बीच में ये फल्क्रम मतलब सपोर्ट रख सकते हैं, इधर कौन होगा, वेरी गुड, लोड होगा, एंड इधर कौन होगा, एफर्ट होगा सीसॉ में। पुलीकडं, कुलीकडं का, कुली मी बघितलंच नाही बेटा, कुली नंबर 1 की नंबर 2, हां रेल्वे काय असतं ते पण मशीनच झालं, व्हेरी गुड, ठीक आहे बस बरोबर आहे तुझं, क्लिअर आहे। पण तिथं हे कुठं आहे, लिव्हर आर्म आहे का तिथं, अरे व्हील्स असतात ना, बरोबर करेक्ट है, वेरी गुड, चालतं ते पण, मतलब व्हील्स वहाँ पे फुलक्रम बन गए। चला बड़बड़ नहीं, एक तो ऐसे हो सकती है एडजस्टमेंट, या फिर इस एडजस्टमेंट में क्या हो सकता है, पहले फुलक्रम बीच में है, फिर बाद में लोड बीच में आएगा, ये फुलक्रम इधर एंड ये एफर्ट इधर। एंड और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि एक साइड में फुलक्रम, एक साइड में लोड, और ये बीच में कौन करेंगे, एफर्ट्स। तो ये क्लास 1 होता है, ये क्लास 2 होता है, क्लास 3 होता है रिव्हर्स। त्याचं आत्ता काही काम नाही आपल्याला, हे कुठं असतं, काय असतं, असतं बेटा, फक्त याचे ना प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन्स कमी आहेत क्लास 2 आणि क्लास 3चे। जेव्हा आपल्याला इंजिनिअरिंग ॲप्लिकेशनमध्ये जेव्हा नवीन नवीन मशीन डिझाईन करायचे असतात तेव्हा इन बिटवीन ॲडजस्टमेंट आपल्याला घ्यावं लागतात, ठीक आहे। फक्त मशीन म्हणजे काय ते कळालं, 3च गोष्टी महत्त्वाच्या, मशीन, मेकॅनिकल ॲडव्हान्टेज, वेलॉसिटी रेशो अँड उसकी एफिशियन्सी, ठीक आहे। हे सोडून लय विचार करू नका। नेक्स्ट डिपेंड करतो ना कशा लावले तर, एका खाली एक जर लावले तर नाही होणार, आपल्याला ॲडजस्टमेंट करत करत प्रत्येक वेळी फोर्स मिनिमाइज करावं लागेल। हो, झिगझॅग असं नाही रे बाळा, की आपण जे टेन्शन डेव्हलप करतोय ते प्रत्येक स्टेपमध्ये कमी झालं पाहिजे। नेक्स्ट लिहायचं काही नाही है, उसके बाद में एक फिजिकल बैलेंस होता है। फिजिकल बैलेंस म्हणजे तराजू काटा है ना, इलेक्ट्रॉनिक विंग स्केल वेगळी, दूसरा उसको छोड़ के क्या होता है, फिजिकल बैलेंस। किराना दुकानमध्ये असतं ते, एक साइड में 1 किलो, दूसरी साइड में 1 किलो की शुगर, तो उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल बैलेंस बोलते हैं। कैसे वर्क करता है, बीच में फल्क्रम होता है, रॉड होता है, इधर जितना वेट एक्ट होगा, फोर्स एक्ट होगा, उतना ही फोर्स इधर एक्ट हो गया तो वो क्या होता है, बैलेंस होता है, ठीक है। तो वो होता है फिजिकल बैलेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड उसके एप्लीकेशंस, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जितने भी सॉल्व क्वेश्चन से हमने सॉल्व किए हैं, जो पेंडिंग है उसके लिए मैंने शेड्यूल दिया है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको सॉल्व करना है। और संडे कल हॉलीडे विल बी देयर, फ्रॉम मंडे वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट फ्रिक्शन। तो मंडे, ट्यूसडे, वेन्सडे 3 लेक्चर एक्स्ट्रीमली इंपॉर्टंट असेल, कारण फ्रिक्शन रिलेटेड जेवढा डेटा आहे ॲप्लिकेशनसाठी रिक्वायर्ड तो त्या 3 दिवसामध्ये कंप्लीट होणार आहे, ओके। एंड मंडे को पीसीबी, किती लोकांना वाटतं मंडेची पोस्टपोन केली पाहिजे टेस्ट पीसीबी, अरे काय काय करणार, असं सैन्य जर हातपाय गाळायला लागलं तर आपण कशा लढाया करणार, काय काय
बरं ठीक आहे, ॲज अ प्रॅक्टिस टेस्ट द्या. नाही ते चांगले येणार नाही, त्याची केअर मी प्रत्येक टेस्टमध्ये घेणार आहे ना. किती पण अभ्यास करा. काय काय मग ह्याच मंडेला घ्या ना. मग जानेवारीच्या अगोदर 3 टेस्ट आपल्याला कंप्लीट करायच्या. कधी कशा होतील त्या? कारण जानेवारी नंतर मग आपला क्रायटेरिया ठरलेला आहे. काय